राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था रिसोर्स प्लानिंग के बारे में और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। मतलब हम इंडिया में हम देखेंगे कि रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाती है। तो ले लेते हैं हम अपनी एनसीईआरटी की बुक जिसमें हम लाइन टू लाइन पढ़ने वाले हैं और आपको समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है रिसोर्स की प्लानिंग करना, जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट स्टेप है कि आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अपने कंट्री में हर स्टेट में अप्रॉक्स हर स्टेट में बहुत से रिसोर्सेज हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना, उनको इन्वेंट करना, ये पहला स्टेप है कि हमें पता तो चले ना कि कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। दिस इन्वॉल्व्स सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। अब उस रिसोर्स को पता करने के लिए हमें पहले सर्वे करना पड़ेगा। सर्वे के बाद हमें उस एरिया को मैप करना पड़ेगा कि इस एरिया से इस एरिया तक हमें ये रिसोर्स मिल रहा है। उसके बाद हमें क्वालिटेटिव उसको देखनी पड़ेगी, उसकी क्वालिटी क्या है, क्वालिटेटिव करना पड़ेगा। फिर हमें उसकी क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन निकालनी पड़ेगी, मतलब क्वालिटी तो है, अभी कितनी क्वांटिटी हमें दे सकता है। उसके बाद इतना मेजरमेंट कर लेंगे हम लोग रिसोर्सेज का, ये हमारा होगा पहला स्टेप। दूसरा क्या है, evolving a planning structure endowed with an appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plans। अब हमें क्या होगा कि हमें पता चल गया कि कौन कौन से रिसोर्सेस हैं। अब उसको हमें यूज में लाना है। यूज में लाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए टेक्नोलॉजी, उसके बाद हमें चाहिए इंस्टीट्यूशंस, है ना, तभी तो उस रिसोर्स का हम पहले लेक्चर से ये पढ़ते आ रहे हैं, रिसोर्स, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन, ये तीन चीज होनी बहुत जरूरी है। अगर आपके पास रिसोर्स है, टेक्नोलॉजी नहीं है, इंस्टीट्यूशंस नहीं है, तो आप कहां से उस रिसोर्स का यूज करोगे। इसलिए सेकंड स्टेप क्या है, एक परफेक्ट टेक्नोलॉजी एंड उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमको एक इंस्टीट्यूशन चाहिए। मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। अब थर्ड स्टेप क्या है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारा नेशनल प्लान है क्या वो डेवलपमेंट प्लान से मैच कर रहा है। अच्छा, सपोज कर लीजिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो पेट्रोल और डीजल को कह रही कि नहीं, अब हम इसका यूज कम करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन वो अचानक से तो बंद होगा नहीं, धीरे धीरे बंद होगा। तो पेट्रोल डीजल कहाँ से आता है, क्रूड ऑयल से। अगर सपोज कर लीजिए आपको किसी एक जगह पे आपको मिलता है क्रूड ऑयल, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कह दिया कि नहीं, अब हम पेट्रोल और डीजल का यूज मिनिमम करेंगे या नहीं करेंगे। तो क्या आप अपने रिसोर्सेज का, ये जो रिसोर्स आपको मिला है, क्या आप अपनी टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस का यूज करोगे इसको डेवलप करने के लिए, क्योंकि इसका तो यूज ही नहीं है ना आगे। जब आगे यूज नहीं है तो आप इसको भी डेवलप करके करोगे क्या। हाँ, ये कर सकते हैं कि या तो इसको ऐसे छोड़ दिया जाए, नहीं तो या तो इसको लिमिट में इसको यूज किया जाए, लिमिट में इसका इंस्टीट्यूशन सेटअप किया जाए, लिमिट में इस रिसोर्स का यूटिलाइजेशन हो, ठीक है। एक नेशनल लेवल पे हम नहीं कर सकते। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट है कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं क्या वो हमारे नेशनल लेवल तक का मैच कर रहा है। तो ये 3 स्टेप्स हो गए रिसोर्स प्लानिंग का इंडिया में। अब इंडिया हैज मेड कंसर्टेड एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5-year प्लान लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिया की खास बात ये है कि जैसे इसको इंडिपेंडेंस मिला था, जैसे आजाद हुआ था ये, उसके 5 साल तक ही इसने मतलब स्टार्ट कर दिया था रिसोर्सेज की प्लानिंग करना, ठीक है। अब है द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स is a necessary condition for the development of any region, but mere availability of resources in the absence of corresponding changes in technology and institutions may hinder development। अच्छा, अब ये बताओ कि अफ्रीका जो है वो इतना डेवलप क्यों नहीं है। वो यहाँ पे डेवलपमेंट इसलिए नहीं है अफ्रीका में क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज तो हैं, वहाँ पे क्या नहीं है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है और इंस्टीट्यूशंस नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ के रिसोर्सेज यूज नहीं हो पा रहे हैं, यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं और अफ्रीका डेवलप नहीं कर पा रहा है। तो अब आप ये सोचो कि जापान क्यों डेवलप कर रहा है। जापान में रिसोर्सेज है नहीं, जापान में क्या नहीं है, जापान में रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन वहाँ पर क्या है, वहाँ पे है टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस है, जिसका यूज करके वो लोग रिसोर्सेज से टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन सेटअप करके इतना डेवलप कर चुके हैं। तो जापान एक डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, अफ्रीका डेवलप ही नहीं है। तो यही बता रहा है इसमें कि अगर आपके पास रिसोर्स है लेकिन उसको प्लान करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस नहीं है, तो वो रिसोर्स किसी काम का नहीं। और अगर आपके पास टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस और रिसोर्सेज ही नहीं है तो वो भी किसी काम का नहीं। आपको दोनों चाहिए होंगे ना, आपको तीनों चीज चाहिए होंगी। There are many regions in a country that are rich in resources, but these are included in economically backward regions. On the contrary, there are some regions which have poor resources base, but they are economically developed. अब वही बता, अब देखो हमारे यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ और झारखंड साइड वाला जो एरिया है, क्या वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है, वहाँ पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है जो छत्तीसगढ़ झारखंड है, लेकिन वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल सेटअप नहीं है, वहाँ इतनी नॉलेज नहीं है कि हम इस रिसोर्स का कैसा यूज करें, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करें, कौन से इंस्टीट्यूशंस बनाए जिससे ये रिसोर्स हमारा यूटिलाइज हो सके। तो वहाँ पे इस चीज
कमी है, इसलिए वो एरिया ज़्यादा बैकवर्ड में माना जाता है। वहीं आप मुंबई में देख लो, क्या मुंबई में कोई रिसोर्स है? नहीं, मुंबई में इतना खास कोई रिसोर्स नहीं है, लेकिन वो देखो कितना डेवलप्ड स्टेट है। क्यों है मुंबई जो महाराष्ट्र एरिया है वो क्यों स्टेट डेवलप्ड है? क्योंकि वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस है, टेक्नोलॉजी है, तो वो डेवलप्ड कर रहा है अपना। तो यही बात है, ठीक है। The history of colonization reveals that rich resources in colonies were the main attractions for the foreign invaders. अब जो इन्वेडर्स थे, फॉरेन लोग थे, वो भारत में क्यों अट्रैक्ट हुए? वो इसीलिए अट्रैक्ट हुए हैं क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज था और उनके पास टेक्नोलॉजी थी, उनके पास इंस्टीट्यूशंस था, उन्होंने अपना तिगड़म लगाया और यहाँ के रिसोर्सेज का यूज करके वो वहाँ अपना डेवलपमेंट करते रह गए। इसलिए वो यहाँ भारत में आके बैठ गए थे क्योंकि यहाँ से उनको रिसोर्सेज मिल रहा था। It was primarily the higher level of technological development of the colonizing countries that helped them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the colonies. वो resources की वजह से ही हम पर राज कर पाए। मतलब अगर resources यहाँ पर ज़्यादा हैं तो उन्होंने सोचा कि अगर हम यहाँ पे रूल कर लेंगे तो इस जगह का रिसोर्स हम यूज कर सकते हैं, इसलिए वो इतने सालों तक भारत पे अपना रूल करते गए और यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते गए और फिर अपना डेवलपमेंट करते गए, ठीक है। Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by inappropriate technological development and institutional changes. India has experienced all these in different phases of colonization. Therefore, in India, development in general and resource development in particular does not only involve availability of resources but also the technology. यही सब वही बातें बता रही जो अभी तक मैंने मतलब स्टार्टिंग से हम लोग यही बात कर रहे हैं कि रिसोर्स टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस ये अगर चीजें होंगी एक साथ तभी कोई चीज डेवलप कर पाएगी। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि सारे रिसोर्सेज को हम लोग खत्म कर दें, रिसोर्सेज को भी हमें बचाना है, रिसोर्स को भी हमको प्लान करके यूज करना है ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए बच सके। ये टॉपिक खत्म हो गया, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। आई होप अभी तक आपको समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व किया जाए। तो उसकी में रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी। किसी भी चीज में अगर आप डेवलपमेंट चाहते हो तो रिसोर्स एक बहुत ही वाइटल चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बट irrational consumption and overutilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems. अब यहाँ पे irrational consumption एक वर्ड आया, इसका मतलब क्या है कि रिसोर्सेज का अगर कोई कंट्री का एक हिस्सा रिसोर्सेज का ज्यादा यूज कर रहा है और एक हिस्सा रिसोर्सेज का कम यूज कर रहा है, मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि रिसोर्सेज का ज्यादा यूज कर रहे हैं और कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो रिसोर्सेज का कम यूज कर रहे हैं, तो ये इरेशनल हुआ ना, रैशनल तो हुआ नहीं, इक्वालिटी तो आई नहीं। तो यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल यूजेस हो रहा है रिसोर्सेज का। अगर ऐसा हो रहा है एंड ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है, हमारे पास अगर 10 रिसोर्सेज हैं, आप उस 10 रिसोर्सेज को 100 के बराबर में यूज करना चाह रहे हो, तो वो ओवर एक्सप्लोटेशन आया, ओवर यूटिलाइजेशन आया, जिसकी वजह से सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगी, साथ में एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ेंगी। इसलिए रिसोर्सेज को कंजर्व करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। To overcome these problems, resource conservation at various levels is important. अब इसको ओवरकम करने के लिए हमें बहुत सारे लेवल्स देखने पड़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है कंजर्व करने के लिए। This had been the main concern of the leaders and thinkers in the past. अब यही चीज जो है वो पास्ट के जो लीडर्स थे, जो सोचने वाले व्यक्ति थे, उनके लिए बड़ा मुद्दे की बात बन गई थी। एग्जाम्पल, गांधी जी was very apt in voicing his concern about resource conservation in these words: there is enough for everybody's need and not for anybody's ग्रीड। अब इसी को देखते हुए गांधी जी ने ये कहा था कि रिसोर्स इनफ है सबकी नीड के लिए, लेकिन क्या बोला था उन्होंने, लेकिन किसी के ग्रीड के लिए इनफ नहीं है। इसका मतलब अगर मान लो मेरा जो रिसोर्स का काम, मुझे 10 रिसोर्स के काम से मेरा काम हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन अब मैं चाहूंगी कि मैं सारे के सारे रिसोर्सेज भर लूं, अपने घर में भर लूं कि नहीं भाई मैं ये किसी को नहीं दूंगी, रिसोर्सेज मेरे हैं, मैं ही यूज करूंगी। ये क्या हुआ, एक लालचपन नहीं, एक ग्रीड आया रिसोर्सेज के लिए। तो वही उन्होंने कहा था कि अगर किसी के नीड के लिए रिसोर्सेज है वो तो बहुत सफिशिएंट है, अगर कोई अपनी नीड के अकॉर्डिंग उस रिसोर्स का यूज करे, लेकिन अगर कोई अपनी ग्रीड के अकॉर्डिंग उस रिसोर्सेज का यूज कर रहा है तो दिक्कत की बात है। फिर he placed the greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology as a root cause for resource depletion at the global level. Global level पे क्यों रिसोर्सेज का वो हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, इन्हीं ग्रीड पीपल की वजह से, इन्हीं ग्रीड लोगों की वजह से हो रहा था। ये गांधी जी ने बोला था। He was against mass production and wanted to replace it with the production by the masses. अब देखो इन्होंने ये बताया कि जो इंस्टीट्यूशंस लगी हुई हैं, जो फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, जो टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं, वो टेक्नोलॉजीज वो इंस्टीट्यूशंस को बंद करवाना चाहते थे। क्यों बंद करवाना चाहते थे, वो ये देख रहे थे कि जो रिसोर्सेज है उसका ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, जो नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि ये प्रोडक्शन ज्यादा लोगों के द्वारा हो, मतलब लिमिट में हो, ज्यादा लोगों के द्वारा हो, मतलब कि मासेस
लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हो और जो प्रोडक्शन हो रहा है वो इतना हो कि हाँ सबकी सफिशिएंट नीड में आ जाए, इससे ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेशन ना हो उस रिसोर्स की, ठीक है। इसके बाद आ जाता है एट द इंटरनेशनल लेवल। अब इंटरनेशनल लेवल आपके पास बुक में एक बॉक्स बना होगा, उसमें मैं पढ़ा रही हूँ। द क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ मोर सिस्टमेटिक वे इन 1968। अब 1968 में क्या हुआ था, क्लब ऑफ रोम में इंटरनेशनल लेवल पे फर्स्ट टाइम रिसोर्सेज के बारे में कोई मीटिंग हुई थी, ठीक है। मतलब क्या हुआ था, इसको कंजर्वेशन के रिसोर्स को हम कैसे कंजर्व किया जाए, इंटरनेशनल लेवल पे फर्स्ट टाइम 1968 में ये बात उठी थी। उसके बाद सब्सिक्वेंटली इन 1974 गांधीयन फिलोसफी वाज वंस अगेन प्रेजेंटेड बाय स्क्योमर इन हिज बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ठीक है। तो स्क्योमर जो है उसकी एक बुक है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, जो थोड़ा है वो बहुत खूबसूरत, ये बुक का नाम है जिसको लिखी थी स्क्योमर ने। तो उसने गांधी की जो फिलोसफी थी 1974 में उसने एक और बार अपनी बुक में उस चीज को लिखा। द सेमिनल कंट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्स कंजर्वेशन एट द ग्लोबल लेवल वाज मेड बाय द ब्रंडलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987। जो कंट्रीब्यूशन है मतलब जो रिसोर्स का कंजर्वेशन है ग्लोबल लेवल पे वो 1987 में फिर उठ के आई थी, किसमें, एक रिपोर्ट बना था ब्रंडलैंड कमीशन रिपोर्ट। कौन सा रिपोर्ट था वो, ब्रंडलैंड कमीशन रिपोर्ट था, ब्रंडलैंड कमीशन रिपोर्ट था जो आया था 1987 में। इसमें वापस से बात उठी थी रिसोर्स कंजर्वेशन की। सोचो कितनी मीटिंग्स की जा रही हैं रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए, तो ये कितना प्रीशियस थिंग है। उसके बाद दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यही रिपोर्ट बाद में जाके सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात उठाता है ब्रंडलैंड, ठीक है। उसके बाद एंड एडवोकेट इट एज अ मींस फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन which was subsequently published in a book entitled Our Common Future। अब एक और बुक थी Our Common Future, उसके अंदर भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी। Another significant contribution was made at the Earth Summit at Rio de Janeiro, Brazil in 1992। 1992 के ब्राजील रियो डी जेनेरियो में भी एक समिट किया गया था जिसमें एजेंडा 21 लाया गया था, बताया था मैंने आपको इसके बारे में। ये पूरा हो गया अभी तक का कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज तक का। अब क्या है हमारा लैंड रिसोर्सेज, इसका थोड़ा सा ही पार्ट पढ़ाऊंगी, उसके बाद का जो है लैंड यूटिलाइजेशन वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू अभी दे रही हूँ लैंड रिसोर्सेज का। देखो हम रह रहे हैं लैंड पे, मैं भी खड़ी हूँ लैंड पे, आप भी रह रहे हो लैंड पे, हम चल रहे हैं लैंड पे, हम कुछ भी कर रहे हैं लैंड पे कर रहे हैं। तो लैंड क्या है, एक पार्ट ऑफ रिसोर्स है, ये भी तो एक रिसोर्स है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग भी तो लैंड का यूज कर रहे हैं एज अ रिसोर्स, उस पर इतने सारे अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, बिल्डिंग सेटअप्स कर रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए एक रिसोर्स की तरह हुआ। हम उसमें अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं लैंड पे एंड वी यूज इट ऑन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से हम इसको यूज करते हैं। जैसे कि लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है बता दिया मैंने, क्योंकि भाई वो हमारा बेसिक नीड है। लैंड पे तो खड़े हो तुम लोग भी, लैंड पे बैठे हुए हो, तो वो हमारा अटमोस्ट इंपॉर्टेंट रखता है लैंड रिसोर्स, ठीक है। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, भाई खेती बाड़ी एग्रीकल्चर यहीं पे होता है, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सब कुछ क्या हो रहा है लैंड पे हो रहा है। हाउएवर लैंड इज एन एसेट ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड, लेकिन लैंड क्या है, एक फाइनाइट जगह तक ही है। लैंड ऐसा तो है नहीं कि अनलिमिटेड है, लैंड भी एक फाइनाइट मैग्नीट्यूड यानी कि फाइनाइट डिस्टेंस तक का ही है, वो फाइनाइट स्पेस में इतने तक का ही है कि बस इससे ज्यादा हम यूज कर ही नहीं सकते लैंड का। उसके बाद है therefore it is important to use the available land for various purpose with careful planning। तो लैंड को भी हमें सोच समझ के यूज करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक रिसोर्स है हमारे लिए, बहुत ही वाइटल अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। India has land under a variety of relief features, namely mountains, plateaus, plains and islands। इंडिया में जो लैंड है वो हर तरह देखा जाता है, लैंड पे पहाड़ भी है, लैंड पे प्लेट्यू भी है, लैंड पे क्या है चट्टाने भी है, लैंड पे आइलैंड भी है, सब कुछ लैंड पे है। About 43% ऑफ लैंड एरिया इज प्लेन। अब यहाँ पे देखो, ये आपकी बुक में ग्राफ दिया गया है, एक पाई चार्ट है जिसमें बताया कि 43% जो लैंड का एरिया है वो प्लेन्स का है, ठीक है। उसके बाद जिसमें यहाँ पे क्या होता है, एग्रीकल्चर काम होता है, इंडस्ट्री का काम होता है, मतलब कि खेती बाड़ी की जा सकती है, इंडस्ट्रीज बनाई जा सकती हैं कहाँ पे, प्लेन्स पे, जो फ्लैट लैंड्स हैं वहाँ पर। उसके बाद mountains account for 30% of the total surface of the country and ensure perennial flow of some rivers, provide facilities for tourism and ecological aspects। अब mountains कितना एरिया ले रहे हैं, 30%। अब mountains से तो रिवर का फ्लो होता है, mountains से रिवर बहते हुए आती है, जो कि टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है हमारे लिए, ठीक है। इसी वजह से अब देखो 27% ऑफ द एरिया कंटेन्स प्लेट्यू रीजन। अब 27% क्या है, वो प्लेट्यू रीजन है। उसके बाद इट पोजेसेस रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट।
अब इसमें क्या है, बहुत ही रिच खनिज पदार्थ है। खनिज पदार्थ का मतलब मिनरल्स हो गई, ठीक है, रॉक्स हो गया, फॉसिल फ्यूल्स हो गई, जंगल फॉरेस्ट हो गई, ये सब कहाँ है, ये 27% के अंडर में है। तो ये एक तरह से हमारा बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला रिसोर्स आता है, लैंड रिसोर्स। इतना आपको आई होप समझ में आया होगा। इसके आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि है लैंड यूटिलाइजेशन, उसके बाद एक सॉइल का एक पार्ट है। तो अभी 2 लेक्चर, अप्रॉक्स 2 लेक्चर अभी और लगेंगे इस चैप्टर को एंड होने में। तो अभी तक आपको जितना समझ में आया या नहीं कमेंट में बता देना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।